अस्सलाम वालेकुम। 2016 में मेरे दादा, जो मेरे लिए वालिद की तरह थे, गुज़र गए। वो लाहौर के एक छोटे पुराने घर में रहते थे, जहाँ मैं भी कुछ साल उनके साथ रहा था। उनकी वफ़ात मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत अफसोसनाक थी। बचपन की यादें और उस घर से गहरा लगाव, इस वजह से वहाँ जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। 2 साल पहले एक मुहर्रम के दिन हमारे घर की सफाई के मशीन ख़राब हो गई। नई लेने की हिम्मत नहीं थी और मेरे वालिद ने कहा कि और मेरी वालिदा ने कहा कि वो सोच रही हैं कि दादा के घर से पुरानी मशीन ले आएं। उनकी इमोशनल तकलीफ़ कम करने के लिए मैंने खुद जाने का फ़ैसला किया और अपने एक पुराने दोस्त हारिस को, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, साथ चलने को कहा। दिन के करीबन 2 बजे हम वहाँ पहुँच गए। घर खाली, ठंडा और सूना था। बस वो कमी महसूस हो रही थी जो दादा के ना होने से थी। हारिस मुझे बचपन से जानता था और अक्सर वहाँ आता जाता रहता था, इसलिए हर कोने से वाकिफ़ था वो। हमने चुपचाप पुरानी यादों का जिक्र करते हुए घर का चक्कर लगाया। पीछे के दरवाजे से बगीचे में गए, जहाँ एक पुराना ट्रैम्पोलाइन और लकड़ी का स्टोर था, जहाँ बचपन में मैं खेला करता था। वहाँ एक चक्कर पूरा करके जब मैं स्टोर और बगीचे का दरवाज़ा लॉक कर रहा था, जब हमें फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद पड़ोसी का होगा, क्योंकि उनका दरवाज़ा खुला था। लेकिन हारिस ने मुझे पुकारा। मैं देखता हूँ कि वो घर के पीछे के दरवाजे के पास खड़ा है और कहता है, फ़ोन, ये तो अंदर से आ रही है। मैं उलझन में उसके पीछे चला गया। अंदर पहुंचकर देखा कि मेरे दादा की कुर्सी के पास वो पुराना लैंडलाइट बज रहा था, जो कि अब बंद करवा दिया गया था और बिजली भी अब बंद थी वहाँ पर। हारिस ने फ़ोन उठाया, कुछ दफ़ा हेलो कहा, फिर मुझे दिया। मैंने भी कई बार कहा कोई है, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी स्टैटिक और वो पुरानी डायल टून थी जो वाइड फ़ोन उतारने पे आती थी। कुछ मरतबा फ़ोन रख कर दोबारा उठाया, लेकिन वही स्टैटिक और टोन थी। फिर हमें पता चला कि फ़ोन की दीवार भी अलग लटकाई गई है दीवार पर, स्विच में तो लगी ही नहीं थी वो। हमने हारिस के मोबाइल से उसको नंबर मिलाया, लेकिन गलत नंबर का सिग्नल मिला। हमने अपना मोबाइल नंबर वहाँ से मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ कोई घंटी नहीं बजी। इसी दौरान मुझे पिछले कमरे से, जहाँ मेरे दादा अबू रहा करते थे, वहाँ से आहट सुनाई देने लगी, जैसे उस कमरे में कोई चल रहा हो। मैंने जाकर फ़ौरन उस कमरे में देखा, लेकिन कोई नहीं था। इतनी ही देर में दोबारा वो फ़ोन बजा, लेकिन जब दोबारा उठाया तो सारा मामला वही था, कोई आवाज़ नहीं थी। अब हम उस घर में परेशान हो गए थे। कुछ देर बाद फ़ोन की आवाज़ बंद हो गई थी और दोबारा कभी सुनाई नहीं दी थी। लेकिन हारिस, जो कभी आसानी से नहीं रोता, उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम सोच रहे थे कि शायद ये दादा का कोई इशारा था, और हर मर्तबा जब मैं वहाँ वापस गया, फ़ोन उठाया तो सिर्फ खामोशी मिली। दिल के कोने में ये उम्मीद है कि शायद ये दादा का आखिरी पैगाम था, और शायद इसके अलावा हम सोच भी क्या सकते थे वहाँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिदैन ने अपने दादा दादी की ज़मीन पर एक छोटा सा घर बनाया था, जो कि एक पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। ये कब्रिस्तान ऐसा था जहाँ कुछ कब्रें इतनी पुरानी थी कि उन पर वफ़ात की तारीख 1700 साल के आसपास की लिखी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कब्रें 1800 या 1900 की इब्तदाई सालों की थी। कब्रिस्तान पूरी तरह से पुराना और ज़्यादा संभला हुआ नहीं लगता था, और फितरतन बहुत ही खौफनाक लगता था। ये छोटा सा था, लगभग एक छोटे क्रिकेट ग्राउंड के एंड के बराबर। इसमें लंबी टेढ़ी मेढ़ी कब्रें थीं जो आदि इंसानी नक्श में बनी हुई थीं, लेकिन ज़्यादातर आम सी कब्रें थीं जिनके छोटे पत्थर पर नामो निशान लिखे हुए थे। इसका मतलब था कि इस जगह का अपना एक पुराना तारीखी पहलू था। मेरे वालिद बताते हैं कि मैं उस वक्त घर में अकेला ही था, और अचानक उस कब्रिस्तान वाली साइड पर लगे हुए दरवाजे से दस्तक महसूस हुई। उन्होंने फ़ौरन जाकर वो दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इतनी देर में उन्होंने वहाँ पर कुछ आसपास चक्कर लगाया कब्रिस्तान में कि कौन है। अमूमन वो कब्रिस्तान में कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसीलिए मेरे वालिद ने वो दरवाज़ा खुला छोड़ा और जाकर कब्रिस्तान चेक किया। जब वो कब्रिस्तान चेक कर कर वापस घर में आए तो उन्होंने दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया था। लेकिन इसी दौरान क्या पता कोई ऐसी चीज़ घर में दाखिल हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से
इतने में जो काम मेरे पापा कर रहे थे वो आकर उन्होंने दोबारा शुरू किया कि ऊपर वाले मंजिल से चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे बाबा फुल परेशान हो गए कि शायद मैं जब कब्रिस्तान में था तो पीछे में कोई घर में तो नहीं आ गया। वो फ़ौरन ऊपर गए, उन्होंने जाकर पूरे घर को चेक किया लेकिन घर में कोई नहीं था। इतनी ही देर में नीचे अलमारियां खुलने की आवाज़ आने लगी और उसमें जो बर्तन रखे हुए थे वो नीचे गिर गए। मेरे वालिद जब भागते हुए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सारे बर्तन ज़मीन पर गिर चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने दुआएं वगैरह पढ़ी और फूकी, जबकि उन्होंने बताया था कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि जब मैंने वो दरवाज़ा खोला पीछे कब्रिस्तान वाला तो कोई गायबी चीज़ अंदर आ गई। उन्होंने वो दरवाज़ा दोबारा खोला, कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी और मौलवी साहब को बुलाया और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद से घर में ऐसी कोई मामलात नहीं हुए। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कुछ साल पहले अक्टूबर के महीने में हुआ, जो मेरे ख्याल से इस बात को और भी डरावना बना देता है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल पहलू चल रहा था उस वक्त, इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं अपने दोस्त के साथ। शहर की खाली सड़कों में घूमेंगे गाने लगाकर। जब हम शहर की गलियों में घूमते हुए पाकिस्तान के लाहौर शहर के पुरानी अनारकली के इलाके से गुज़र रहे थे, हत्ता कि वो इलाका शायद गुज़र ही चुका था, मुझे याद नहीं है, तो हमने देखा कि हैलोवीन टाइप के सजे सवारे डेकोरेशन लगे हुए हैं वहाँ पर। हम एक ऐसे रास्ते पर पहुँच गए जो थोड़ा सा ख़तरनाक माना जाता था। उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी कोई। हमारी बाएं तरफ एक लंबी लोहे की जाली की बाउंड्री थी जैसे, जो एक पुराने कब्रिस्तान को घेरती थी। आगे सामने एक बहुत पुरानी लेकिन बड़ी गिरजा घर थी। दाएं तरफ एक बहुत बड़ा सा खाली एरिया था और जो कि वहाँ पे अगर किसी की सोसाइटी का घर भी था तो काफ़ी दूर दूर दरवाज़ा था उनका। घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे और सड़क पर हमारे सिवा कोई और गाड़ी नहीं थी वहाँ। अचानक हमने देखा कि जैसे हवा से निकल कर एक बच्चा शायद 7 साल का भागता हुआ आ रहा था। वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चर्च से दूर भाग रहा था। ना उसने शर्ट पहनी हुई थी ना जूते, लंबे बाल, हल्का काला सा रंग और पीली सी जिल्द और हल्के रंग की जीन्स पहनी हुई थी उसने। मौसम ठंडा था क्योंकि शाम को बारिश हुई थी और वो बच्चा बहुत ही कम कपड़ों में था। मेरे दोस्त ने फ़ौरन गाड़ी घुमाई क्योंकि रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं थी, मगर सिर्फ 1 या 2 सेकंड में जब हमने वापस उसकी तरफ देखा तो बच्चा गायब हो चुका था। कब्रिस्तान की दीवार जो कि लोहे की जाली थी उसके ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता था, जो कि इतनी हल्की भी और इतनी नाजुक भी थी कि बच्चा अगर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता तो वो टूट जाती और बच्चा या तो नीचे गिर जाता, और इतनी ऊंची कि शायद वो चढ़ भी ना पाता। ऊपर से गीली भी थी जो किसी को चुपके चोट भी पहुंचा सकती थी। उस वक्त उसका सड़क के दूसरे किनारे तक भागना, 4 लाइन क्रॉस करना, फिर वो खाली एरिया में जाकर छुप जाना, हालांकि जहां सब कुछ नज़र आ रहा हो, ये मुमकिन नहीं लग रहा था। हम चर्च के काफ़ी करीब थे और उस तरफ सिर्फ एक चौराहा था जो 1 मील दूर था। हमने उसे भागते हुए देखा, फिर सिर्फ एक पल के लिए नज़र हटाई और वो जैसे हवा में घुल सा गया हो। हमने घूम घूम कर पूरा मोहल्ला देखा दोबारा। मोहल्ला अंधेरे में था सिवाय कुछ रोशनियों के, मगर कोई नहीं था वहाँ पर। उस बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला दोबारा। आखिर हम नतीजे पर पहुँचे कि शायद वो कोई भूत था, क्योंकि और कोई अक्लमंदी वाली वजह समझ नहीं आई हमें, जब तक कि वो कोई बच्चों का साइज़ के ज़मीन में सुराख ना हो जिसमें वो घुस गया हो। या तो वो उड़ सकता हो या तो बहुत ही तेज़ भाग सकता हो। हम दोनों हैरान रह गए और आज तक उस बात का राज हम पर राज ही रहा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। घर वापस जाते हुए रोड जो किला सैफुल्ला से डेरा मुराद जमीली की तरफ जा रही थी। अंधेरे की घूमती हुई पत्ती थी वो रात सितारों और चांद के बगैर थी। ऐसी रात जहां साए लंबे हो जाते, गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को मुश्किल से चीर पाती थी और हर मोड़ किसी और दुनिया का लगता था।
मेरे वालिद कहा करते थे। उनके साथ मैं इन रात भरे सफ़रों में हर बात करता था, सपने, फ्यूचर के प्लान्स और वो बेवकूफ़ाना लतीफ़े जिन पे हम इतना हंसते थे कि पेट दर्द होने लग जाता था। मैं हमेशा की तरह पीछे वाले मिडिल सीट पर बैठा हुआ था, मेरा हमेशा का मकाम, क्योंकि यहाँ से मैं हर बात अच्छे से सुन सकता था। हमारी माँ अक्सर जल्दी सो जाती थी और कभी कभी मेरा छोटा भाई अली, लेकिन उस रात हम में से कोई भी तैयार नहीं था जो होने जा रहा था हमारे साथ उसके लिए। एक तेज़ रोशनी ने रियर व्यू को फुल चमका दिया। सफ़ेद और सख्त रोशनी ने गाड़ी के अंदर सब कुछ रोशन कर दिया था। फिर एक भारी आवाज़, जैसे किसी इंजन का बहुत ज़्यादा शोर हवा में गूंज उठा हो। हमारे समझने से पहले वो गाड़ी हमारे बम्पर तक आ पहुंची, जैसे किसी तूफान की तरह हो वो। फिर बिल्कुल आधे मोड़ पर वो गाड़ी हमें ओवरटेक कर गई, जैसे कोई सुपर कार हो। इतनी तेज़ और नज़दीक के मेरे वालिद साहब को मजबूरन स्टीयरिंग घुमानी पड़ी। टायर जो कि चीख उठे और मेरा जिस्म जो कि झटके से हिल गया। और फिर अचानक ताक़ुब का आगाज़ हो गया। ये कोई आम ड्राइवर नहीं था, वो सिर्फ हमें ओवरटेक नहीं कर रहा था, वो चाहते थे कि हम रुक जाएं। दिमाग में हज़ार सवाल दौड़ गए, लेकिन डर ने किसी जवाब की जगह नहीं छोड़ी। वो गाड़ी दोबारा हमारे साथ साथ चलने लगी, इतने करीब कि मैं उनके अंदर 4 साए देख सकता था। उनकी हरकतें जानबूझकर थीं, जैसे वो हमें रोड से धकेलना चाह रहे हों। सड़क सामने दूर तक खाली और सुनसान थी। अगले शहर की एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अभी वो बहुत दूर था। मेरे वालिद का हाथ स्टीयरिंग पर मज़ीद मजबूती से जम गया था। उनकी उंगलियों के रंग सफ़ेद हो गए थे। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन पुरअज़म, मजबूती से पकड़ो। उन्होंने एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन फुल ज़ोर शोर में आ गया। वो सुपर कार दोबारा हमें ओवरटेक करने लगी, लेकिन मेरे वालिद ने इस दफ़ा उसे ब्लॉक कर दिया, बस इतना कि कंट्रोल हाथ से ना निकले। दूसरे ड्राइवर ने एक पल के लिए पीछे हटने का नाटक किया, लेकिन वो सिर्फ तैयारी थी। फिर उनकी हेडलाइट्स थोड़ी थोड़ी चमकने लगी, जैसे कोई तमाशा हो। तभी मैंने उनके चेहरे देखे। मुस्कुराहटों में इंसानियत नहीं थी, वो हंसी किसी ज़ख्म जैसी थी। आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे शिकार देख लिया हो। वो दोबारा हमारी तरफ बढ़ने लगे, इतनी करीब कि मुझे लगा अब टकरा जाएंगे। वक्त जैसे रुक सा गया हो, सांस घुट गई थी मेरी। और फिर टकराने से बिल्कुल पहले मेरे वालिद ने एक ब्लफ मारा। स्टीयरिंग उनकी तरफ झटका दिया जैसे टकराने जा रहे हो, और ये काम कर गया। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने घबरा कर ब्रेक लगाई। वो गाड़ी हल्की सी दूर हो गई और हमारी गाड़ी आगे निकल गई, जैसे किसी जानवर की तरह जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। फिर सामने रोशनी नज़र आई, और शहर की डीप उम्मीद की रोशनी, इंसानी दुनिया का एक हिस्सा जो हमें अपनी तरफ खींच रहा था। मेरे वालिद रुक गए, शायद उन्हें समझ आ गया कि वक्त ख़त्म हो गया है वहाँ। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। हम शहर के करीब आ गए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो दूर से हमें आते हुए दोबारा हमारी तरफ नज़र आ रहे थे। और फिर जैसे वो अचानक तेज़ी से आए थे, वैसे ही चले गए। उनकी हेडलाइट धीमी पड़ गई और रफ्तार कम हो गई, और वो गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। हमारी गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। माँ रो रही थी, अली रो रहा था, और मैं भी, डर के मारे लेकिन जिंदा थे। मेरे वालिद साहब अब भी चला रहे थे गाड़ी हल्की सी। उनके हाथ स्टीयरिंग से जुड़े नहीं थे, उनकी उंगलियों में अब भी वही टेंशन थी। हम बच गए थे, शायद किस्मत से, या शायद मेरे वालिद के ब्लफ की वजह से, लेकिन हम कभी ये नहीं भूलेंगे जो हमारे साथ और मेरी फैमिली के साथ हुआ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। 1993 और 1994 के दरमियान में कराची के एक पुराने इलाके गुलशन इकबाल में एक भूतों वाले घर में रहता था। ये 1960 की दौरान बना हुआ मकान था।
लेकिन इसमें एक बुजुर्ग आदमी का साया रहता था जो ज़िंदगी में यहाँ ही हमेशा से पला बड़ा था। वो एक बीमारी की वजह से मर गया था, सुनने में आता है। जब मैं पहली बार ये खाली मकान किराए पर लेने गया तो मैंने हालवे के आखिर में एक खाली अलमारी खोली तो अचानक जैसे जिस्म से टकराव हुआ हो मेरा, जैसे किसी इंसान के जिस्म से टकराया हो। मैं घबरा के पीछे हो गया और ज़मीन पर गिर गया। घर शिफ्ट होने के बाद मैं अक्सर सुनता कि हालवे में चलने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं सुनता कि वो सामने के दरवाजे खोलता, हालवे से गुजरता, मेरे कमरे का हैंडल घुमाता और दरवाज़ा धीरे से खुल जाता। लेकिन दरवाज़ा असल में कभी खोला ही नहीं होता और हालवे में कोई भी नज़र नहीं आता था। उस वक्त मुझे कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन मैं हमेशा एक अजीब सी हिफाजती सोच रखता था। उसे तो जैसे एक म्यूज़िक बॉक्स बहुत ही पसंद हो जो हमें शादी पर किसी ने गिफ्ट किया था। मैं सुनता हूँ कि वो दूसरे कमरे से उसके चलने की आवाज़ आती है, जैसे वो इसे चला रहा हो। इसकी धुन हमेशा उसे सुकून देती हो। जैसे मैं और मेरा पार्टनर इसी घर में रहते थे और कुछ दूर से आए हुए मेहमान हमारे साथ ही इस घर में रुके। मेरा एक रिश्तेदार और उसकी बीवी उसी कमरे में सोए। सुबह जब उठे तो उनकी बीवी ने कहा कि उन्होंने एक अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा आदमी उनके ऊपर खड़ा उन्हें घूर रहा था। मैं हंसा और कहने लगा, ये हमारा रिहायशी भूत है। ये सुन के उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और 10 मिनट में दोनों अपना सामान बांध कर किसी होटल में शिफ्ट होने के लिए चले गए। मेरा एक दोस्त भी था, कभी कभी उस कमरे में सोता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़ रूम में मेरे साथी ने बताया कि जब वो छोटा था तो वो अपने दादा दादी के घर बहुत रहता था। उनका घर 2 मंजिला था, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल का था ऊपर वाली मंजिल टूट के गिर गई थी। उसके बावजूद हमेशा ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आती रहती थी, हत्ता कि वो मंजिल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ आती थी और पुरानी कुर्सियों के चीखने की आवाज़ आती थी। कभी कभी तो मुर्गे की बैंग भी सुनाई देती थी, जबकि वहाँ कोई मुर्गा होता ही नहीं था। न जाने ये सब क्या था और क्या हो रहा था, मैं नहीं जानता। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या जब का है उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग सुबह के 4 या 5 ही बज रहे थे। मैंने अपना मोबाइल अपने पास रखा हुआ था और नींद में ही महसूस हुआ कि वो वाइब्रेट कर रहा है। वीकेंड पर ऐसा होता रहता था कि मैं देर तक सोता और मेरे वालिदैन मुझे उठाने के लिए फ़ोन करते थे या पूछते थे कि मैं सोया या नहीं, ताकि बाहर कुछ खाने पीने के लिए जा सकें। लेकिन ये रात के बीच था और कॉल मेरे दादा दादी के घर से आई थी, जो लाहौर के एक पुराने इलाके में रहते थे। मैंने फ़ौरन उठकर कॉल उठाई क्योंकि मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी ना हो। मेरे दादा की उम्र तकरीबन 75 साल थी और मेरा छोटे चाचा जो उनके साथ ही रहते थे, वो दोनों काफ़ी कमज़ोर थे और देखभाल के मोहताज थे। कॉल उठाते ही लाइन की दूसरी तरफ मेरे दादा की आवाज़ थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है। उनकी आवाज़ में उलझन थी, लेकिन मुझे लगा शायद सुनने की कमी की वजह से ऐसा हो, क्योंकि उनकी सुनवाई काफ़ी कम थी। मैंने सोचा शायद उन्होंने अपना सुनाई वाला आला नहीं पहना हुआ, लेकिन फिर अचानक उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और कॉल अचानक कट गई। ये सब कुछ 1 मिनट से कम वक्त में हुआ और मैं परेशान हो गया। मैंने फ़ौरन दोबारा कॉल मिलाना शुरू किया, लेकिन 3 बार कॉल मिलाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल घबराहट से धड़क रहा था तेज़। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पैनिक अटैक का शिकार हो गया हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर वालिद के पास गया, उन्हें सब कुछ बताया, उन्हें अपना मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाए ताकि इसे कोई ख्वाब ना समझें वो। मैंने उनसे गुजारिश की कि वो फ़ौरन दादा दादी को कॉल करें। उन्होंने कहा कि वो करेंगे और मुझे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उस रात मेरी नींद उदास और बेचैन रही। मैं सबसे बुरा सोच रहा था उस वक्त, साथ ही समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन कोई बात समझ नहीं आई मुझे। मेरे दादा टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल पुराने ज़माने के हैं, हमेशा ऐसे ही रहे हैं। दादी ही ज़्यादा मोबाइल या घर के फ़ोन इस्तेमाल करती थी। मैं दादा का पसंदीदा पोता भी था।
इसलिए ये समझना मुश्किल था कि अगर कोई हादसा होता तो पहली कॉल मुझे क्यों की जाती। सबसे अजीब बात ये थी कि दादा को मेरा नंबर कैसे याद था, जबकि वो मेरा नाम भी सही से नहीं लिख सकते थे। और ये भी याद रहे कि दादा एक बहुत इज़्ज़तदार डॉक्टर हैं जिन्हें उनकी ज़िंदगी में कई अवार्ड्स मिले हैं। अपने आसपास का माहौल हमेशा साफ रखते हैं। सुबह जल्दी वालिद ने उन्हें कॉल की। दादी ने उठाया और बताया कि सब ठीक है। रात को किसी ने मुझे कॉल नहीं की थी। वालिद ने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन मैंने उन्हें अपने मोबाइल पर कॉल रिकॉर्ड दिखाई और कहा कि मैंने वाकई किसी से बात की है और ये उन्हीं का नंबर है। वालिद आमतौर पर हर बात पर लॉजिक निकालने वाले इंसान है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो खुद बहुत परेशान है। उन्होंने बस ऐसा दिखाया जैसे ये बात हुई ही नहीं और अपना दिन जारी रखा। मैंने अपने पूरे ख़ानदान को फ़ोन चेक करवाए ताकि ये पता चल सके कि रात को किसकी कॉल आई थी, लेकिन ये अजीब कॉल सिर्फ मुझे ही मिली थी। मैंने ये वाक़या अपनी यादों के सबसे गहरे कोने में दबा दिया, ये दुआ करते हुए कि ये कभी दोबारा याद ना आए, क्योंकि ये वाक़या मुझे सच में डरा गया था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।